गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर है। कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है कि जो आपका स्टडी है स्टैटिस्टिक्स की जो स्टडी है उसमें डेटा कलेक्ट कहाँ से किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कि डेटा हम एक्चुअली कहाँ से कलेक्ट करते हैं, क्या उनके सोर्सेज हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है डेटा जहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं। जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट करेंगे कहीं से, किसी ना किसी प्लेस से, तो वो प्लेस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा के सोर्सेज। तो डेटा के सोर्सेज क्या क्या है? तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा है इसके सोर्सेज होते हैं आपके दो तरीके के। एक होता है प्राइमरी सोर्सेज, एक होता है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब वो है कि ऐसे सोर्सेज जिनसे हमें डेटा फर्स्ट टाइम मिलता है, जिनसे हमें डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है। सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब है कि डेटा जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड किया गया होता है और फिर हम उसको यूज करते हैं अपने पर्पज के लिए। तो मतलब है प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि वो सोर्स जहाँ से डेटा को हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, या वो सोर्सेज जहाँ से डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। जहाँ से डेटा को सेकेंड टाइम कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। तो मतलब है कि जब हम डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं किसी जगह से, मान लो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम फर्स्ट टाइम जाकर के उससे हम पहले जाकर के सीधे उससे कलेक्ट करके ला रहे हैं, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सोर्सेज। अगर हम कोई डेटा चाहिए और उसको हम सेकेंड किसी दूसरे के माध्यम से ला रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे है अब प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब है कि वो सोर्स जो कि फर्स्ट टाइम यूज किया जा रहा है, ठीक है, और सेकेंडरी सोर्स का मतलब है कि पहले एक बार यूज किया गया होगा और दूसरी बार दोबारा से यूज किया जा रहा है। प्राइमरी सोर्स से आपको मिलते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा का मतलब है वो डेटा जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट होते हैं। डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए जाते हैं और जिस रिसोर्स से किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है, तो मतलब है कि फर्स्ट टाइम डेटा जो कलेक्ट किए जाते हैं वो है प्राइमरी डेटा, और उनको जहाँ से कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। दूसरा है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब है कि डेटा विच आर कलेक्टेड ऑलरेडी कलेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो डेटा ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कलेक्ट किए गए होते हैं और हम उन्हें अपने स्टडी के पर्पज से दोबारा से यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं सेकेंडरी सोर्स के माध्यम से, प्राइमरी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं प्राइमरी सोर्स के माध्यम से। तो इनका डिफरेंस अगर कहा जाए तो प्राइमरी डेटा का मतलब है डेटा विच आर कलेक्टेड फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी का मतलब है डेटा विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड, जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि प्राइमरी डेटा हमारी स्टडी के लिए बिल्कुल कलेक्ट होते हैं, पर सेकेंडरी डेटा हो सकता है हमारी स्टडी के लिए, हमारे पर्पज के लिए कलेक्ट ना हो पाए। प्राइमरी डेटा रिलायबल होते हैं, मोर रिलायबल, और सेकेंडरी डेटा क्या है वो मोर रिलायबल नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी सोर्सेज की डेटा की। ठीक है, वही आपको पहले एक चीज़ बता दिया, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। डेटा ओरिजिनल किस में रहेंगे? तो प्राइमरी डेटा में डेटा ओरिजिनल होते हैं, ठीक है, जबकि सेकेंडरी में आपके डेटा ओरिजिनल नहीं होते हैं। क्योंकि प्राइमरी में क्या है, आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको पता रहता है ओरिजिनलिटी क्या है, और सेकेंडरी में क्या है वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किए होते हैं, पता नहीं वो करेक्ट है कि नहीं है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ये आपके ऑब्जेक्टिव पर्पज से ही कंप्लीट किए जाते हैं। आपका जो पर्पज है आप उस पर्पज के लिए आप उनको यूज करते हैं या उनको कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या है, वो किसी और पर्पज के कलेक्ट किए गए होते हैं बट आप उनको अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसे विकीपीडिया पे है, विकीपीडिया के डेटा ऑलरेडी किसी और पर्पज से कलेक्ट किए गए होते हैं बट आप क्या करते हैं, आप अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं सेकेंडरी। फिर आपका कॉस्ट कलेक्शन, डिफरेंस इन कॉस्ट कलेक्शन। कॉस्ट की कितनी कॉस्ट आती है, इसको कलेक्ट करने में कॉस्ट ज़्यादा आती है, जबकि सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने में कॉस्ट आपकी ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, अब है आपका मेथड्स या मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन कैसे कैसे मेथड से किया जाता है। प्राइमरी डेटा के सोर्सेज हैं। प्राइमरी डेटा का पहला है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, DPI। अपना पढ़ाया DPI, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन।
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि ऐसे मेथड में क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर खुद से जाता है और रिस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि डायरेक्टली पर्सनली जाकर के इन्वेस्टिगेट करता है और डेटा को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि ऐसा मेथड जिसमें इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाता है और खुद से ही रिस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये आपका मेथड है वो आपका वहाँ अप्लीकेबल होता है जहाँ पे आपको ज़्यादातर नीड होती है कि डेटा हमारा एक्यूरेट रहना चाहिए, डेटा हमारा करेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि डेटा आपका एक्चुअल हो, करेक्ट हो, वहाँ पे इस मेथड का सुटेबिलिटी ज़्यादा करेक्ट पहुँचती है। ठीक है, इसके बाद है इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स में क्या आती है, सुटेबल कहाँ होता है। तो देखिए ये है कि आपका ये मेथड आपका एक स्मॉल एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बट अगर एक लार्ज एरिया में करना है तो यहाँ पे वो आपका प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ज़्यादा इसमें आ जाएगी। क्योंकि क्या है, इसमें डायरेक्टली पर्सन को जाना पड़ेगा और एक एक पर्सन से पर्सनली कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लानी पड़ेगी, तो इस वजह से इसमें कॉस्ट ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, टाइम कंज्यूम ज़्यादा करता है, बट इसकी मेरिट्स भी है कि इससे डेटा जो होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, हमारी स्टडी जो पर्पज़ है उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली उस पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, किसी और पर्सन से जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। जैसे मान लो कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है क्लास के बारे में, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं डायरेक्टली तुमसे ना जाकर पूछ करके मैं क्या करूँ, किसी और पर्सन को बुला करके और पूछ लूँ कि ये क्लास कैसी है। जैसे चेयरमैन सर को है, अगर उन्हें क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, तो वो क्या करें, मुझसे ना पूछ करके किसी और पर्सन से बोल दें कि हमें बताओ कि ये क्लास कैसी चल रही है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वो इनडायरेक्ट वे में, ओरली फॉर्म में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं स्टडी का। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इसमें इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रिस्पॉन्डेंट से नहीं मिलता है, जो पार्टी होती है, विक्टिम होता है, डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्ट रिलेटेड पार्टी से नहीं मिलती है, वो उसके जो दूसरे अगल बगल वाले पर्सन होते हैं उनसे वो डेटा को कलेक्ट करता है। ये ज़्यादातर आपका जो मेथड है वो ज़्यादातर सुटेबल आपका होता है पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में। देखा होगा आपने पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में, जहाँ पे कि वो लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सामने वाले पार्टी से नहीं कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सामने से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं आती है, वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका कवर कर सकता है, ये लार्ज एरिया में कवर कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें डेटा कलेक्शन में भी कॉस्ट कम आती है, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ इसमें भी इन्फॉर्मेशन के थोड़ा सा चांसेस होते हैं गलत मिस्टेक होने के। कैसे कि हमने अगर किसी ए के बारे में पूछना है और बी से पूछा, तो अगर बी बता रहा है तो हो सकता है क्या पता वो इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं, गलतियाँ ये हो जाती हैं कि इन्फॉर्मेशन पक्षपात होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पर्सन बियास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर जो आपका विक्टिम है वो बिहेवियर गलत कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कभी कभी स्टूडेंट क्लास में भी होता है कि दो लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है, क्लास टीचर आता है, किसी एक पर्सन पूछता है कि किसकी गलती थी, और ये इसका दोस्त है, तो क्या बोलता है कि सर इसकी गलती नहीं है और इसकी गलती है। यही पुलिस डिपार्टमेंट के साथ होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट आगे से पूछती है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, किसकी गलती है, वो अगर किसी का फेवर करता है तो क्या बोलेगा ये सही था और इसकी गलती है। तो यही चीज़ है कि कई बार क्या होता है, जो हमारा विक्टिम होता है वो हमें एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ओके, इसमें ज़्यादा वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल होता है, मतलब कम कॉस्ट आती है। ठीक है, फिर आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट का मतलब आपका ये है कि ये मेथड आपको बहुत तब सूटेबल होता है जब आपको डेली बेस पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करनी होती है। मतलब कि जब आपको डेली बेस पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और उसको रिप्रेजेंट करना होता है, तब आप मेथड यूज करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने कुछ इन्यूमरेटर्स हायर कर लेता है और उनको एजेंट और उनके भी एजेंट हायर करके और उनके एजेंट जगह जगह एरिया जहाँ जहाँ उसे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए होती है वहाँ उनको स्टेबल
कर देता है। और वो लोग क्या करते हैं, वो उस एरिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको डेली बेसिस पे उसको रिपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो क्या करता है, डेली बेसिस पे अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करता रहता है। ये मेथड आपका सूटेबल, ज़्यादातर सूटेबल आपका कहाँ होता है, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में। न्यूज़ चैनल्स वगैरह में क्या होता है, आप जानते हैं सभी न्यूज़ चैनल्स क्या करते हैं, उन्हें डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, डेली और रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन करेक्ट डेली चाहिए। ठीक है, तो अगर वो DPI मेथड काम करते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर जो आपका न्यूज़ चैनल है उसे खुद से जाना पड़ेगा हर एक एरिया में और कर लानी पड़ेगी। तो अकेले इन्वेस्टिगेटर की बस की बात नहीं होती। इन्वेस्टिगेटर उसकी हेल्प जो करते हैं वो होते हैं इल्यूमिनेटर्स। ठीक है, तो इल्यूमिनेटर्स की हेल्प की बस होगी। इसके बाद क्या है, अगर वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन अपनाता है तो इसमें भी गलत होगा, क्योंकि क्या है कि मान लो अगर मुझे पता करना कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर मैं किसी और से पता करके बता दूंगा तो हो सकता है वो गलत बता दे। तो ये अगर मैं टीवी चैनल पर चलाऊंगा तो क्या होगा, मेरी टीवी चैनल की क्या होगी, उसकी रेपुटेशन गिरेगी। इस वजह से आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन दोनों ही कामयाब नहीं होते हैं। इसलिए आपका मेथड आता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट आपका जो होता है वो रेगुलर बेसिस के इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल मेथड होता है। ये मेथड आपका थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी कम होता है, क्योंकि इकोनॉमिकल इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या तो आप दिल्ली तक खुद जाइए कलेक्ट करके लाइए, या फिर दिल्ली में जो आपका एजेंट है उसको फ़ोन करके बता दीजिए, वो आपको रिपोर्ट कर देगा। तो मतलब है कि कम कॉस्ट पे आपको इन्फॉर्मेशन डेली बेस पे मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल भी रहती है, बट कई बार क्या होती है, और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा रिलायबिलिटी कम होती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन किसी और ने कहीं से और से कलेक्ट की होती है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जब आपके पास आती है तो पता नहीं वो कितनी बार उसको चेंज करके लाया गया होता है। इस वजह से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन क्या होता है, चेंजेस इसमें वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, बट ये है ओवरऑल ये मेथड आपका अच्छा होता है, सुटेबल होता है, और इसको डायरेक्ट बेसिस मतलब कि डेली बेसिस के लिए आपको सबसे सुटेबल मेथड आपका यही है। फिर आपका है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू आपको बताया मैंने कि जहाँ पे आपको सामने वाले इन्फॉर्मेंट्स की डाउट का भी देखना है, सामने वाले इन्फॉर्मेंट से और भी चीज़ें पता करनी है। जैसे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आए, उससे और भी क्वेश्चन पूछने, और भी चीज़ें चाहिए हैं, तो अब आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए तो आपके पास उसके पास फिर से आपको जाना पड़ेगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है कि आप उस पर्सन से सामने सामने उसको फ़ोन करके उससे पूछ सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका ये क्या है, ये क्या है, जिससे क्या है कि वो आपको उस तरीके से बताने भी सक्षम लगेगा। कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, सामने पर्सन होता है हेजिटेशन की वजह से ना बता पाए, बट जब आप उसको फ़ोन करके पता करते हैं तो इन्फॉर्मेशन वो आपको क्लियरली बता देता है। इसलिए आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू भी आपका क्या है, एक सुटेबल मेथड होता है। बट हाँ, ये मेथड आपका तभी काम कर पाए, ये देखो इन्फॉर्मेशन ईजिली कर दे देता है। अगर आपको अभी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप फ़ोन कीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगी। मतलब कि सबसे सिंपल मेथड आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है, बट इसकी कुछ कमियां हैं। ये मेथड आपका तभी एप्लीकेबल हो पाएगा जहाँ पे लोग नॉलेजेबल हैं, सॉरी एजुकेटेड हैं, जहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं, जहाँ पे लोग टेलीफोन यूज कर रहे होते हैं, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, टेलीफोन का यूज होना चाहिए, और वहाँ पे नेटवर्क का कनेक्शन का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये चीज़ें तब आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कर पाएंगे। इस समय तो क्या है, आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑडियो एंड विजुअल वीडियो दोनों ही चलता है। आप अगर सामने वाले इन्फॉर्मेशन से ऑडियो चाहते हैं तो ऑडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, अगर वीडियो के थ्रू चाहते हैं तो वीडियो के बेस पे भी कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्स भी ऐसे कंडक्ट होने लगे हैं कि आप अपने यहाँ बैठिए, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर आपके मेथड सुटेबल किए जाते हैं। जैसे हम कोई पोल वगैरह करते हैं, एग्जिट पोल निकालते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा KBC देखा होगा, उसमें क्या होता ऑडियंस को दिया जाता है वोट करने के लिए, तो ये वही टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है कि सडनली वो लोग दे दिया और वो लोग अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब जब आपको क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुरंत, तो क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेथड होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, सबसे सूटेबल मेथड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर मेथड का मतलब ये है कि ऐसा मेथड, क्वेश्चनर मेथड का मतलब ये है कि ऐसा मेथड जिसमें कि एक आप क्वेश्चनर बनाते हैं। क्वेश्चनर मतलब कि जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू द स्टडी, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उससे रिलेटेड होते हैं, उसकी एक क्वेश्चनर बनाते हैं। मतलब है कि क्वेश्चनर मेथड में क्या करते हैं, आप एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं, उस क्वेश्चनर में आपकी स्टडी जो आपका पर्पज है उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस फिल किए जाते हैं, और वो क्वेश्चन के आंसर आपको सामने वाले रिस्पोंडेंट से पता करने होते हैं। क्वेश्चनर मेथड के दो टाइप होते हैं, एक होता है मेड क्वेश्चनर, मेड क्वेश्चनर,
मेल्ड क्वेश्चनर का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चनर में क्या करते हैं, आप क्वेश्चनर बनाते हैं, एक पूरा फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें आप अपनी स्टडी के पर्पज़ पूरा उसमें लिखते हैं कि क्यों आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, और साथ में ये लिखते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी, ठीक है। बाकी सब चीज़ें उसमें मेंशन कर देते हैं और इसके बाद उसको आप मेल कर देते हैं। जब मेल कर देते हैं तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, उसको पढ़ता है और फिर उसके बाद उसमें से अपना आंसर लिख करके टिक करके भेज देता है। तो आपने कई बार देखा होगा, आपने कई बार आप लोग भी देख रहे होंगे कि कई बार आप लोगों ने इसमें देखा होगा, फेसबुक वगैरह में देखा होगा, कई बार एक पेज आता है, फिर आप उसमें एंट्री फिल कर देते हैं और वो आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। जैसे बहुत बार आता है कि आप में क्या पसंद है, इसमें क्या चीज़ है, ये क्या खाते हैं, ये कहाँ जाना पसंद करते हैं, ये सब क्या एक प्रकार से क्वेश्चनर मेथड ही है। तो क्वेश्चनर मेथड में, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है कि एक क्वेश्चनर बनाई जाती है और उसमें लिखा जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन हम क्यों कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। पूरा उसमें डिटेल लिखने के बाद आप उसमें क्वेश्चन रखते हैं और वो क्वेश्चन आप भेज देते हैं, सामने वाला पर्सन उनको फिल करके और आपको वापस सेंड कर देता है। इसके थ्रू भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन, ये मेथड आपका सबसे ज़्यादा सूटेबल आपका तभी होगा जब लोग मोस्ट एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि मेल पढ़ना, मेल का रिस्पांस देना उस वे में ये किसी एक नॉर्मल पर्सन की बात नहीं होती, उसे कम से कम बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। यही चीज़ है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। दूसरा आपका क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स, क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स, क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। दूसरा मेथड क्वेश्चनर, मतलब है कि एक क्वेश्चनर मेथड ऐसा भी होता है जो कि मेल के थ्रू ना भेज करके, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अगर मेल करेंगे तो वो आपका रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो फिर क्या किया जाता है, एक क्वेश्चनर बनाई जाती है और उस क्वेश्चनर को लेकर के इन्यूमरेटर्स आपका जाता है कहाँ पे, स्टडी की फील्ड पे, और वहाँ पे उनको फिल करके बोलता है फिल कीजिए, या फिल करता खुद से और उनको कहता वापस भेज दीजिए। हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब है कि उसको बोल दिया जाता है कि आपके पास, देखिए हमने मेल के थ्रू बोला, हमने मेल कर दिया उसको, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर भेज दिया और उन्होंने स्टाम्प लगा कर भेज दिया। दूसरा है कि हम क्वेश्चनर के थ्रू जाएंगे, साथ में जाएंगे, हम उनके सामने फिल करके और वापस ले आएंगे, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चनर में मेल क्वेश्चनर मेथड, जिसमें क्या है कि आप क्वेश्चनर उसको भेजते हैं और उसके बाद उसमें सेल्फ अटेस्टेड पोस्ट डाक टिकट होता है, सेल्फ अटेस्टेड टिकट होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि सामने वाला पर्सन इन्फॉर्मेशन भर के और उसको वापस इजीली भेज भी सके, मेल के थ्रू, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं, डाक के द्वारा, कैसे भी जाए उसको भेज सकते हैं। क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स का मतलब है कि क्वेश्चनर बनाई जाती है और उसको इन्यूमरेटर्स क्या करता है, जाता है और फिल करके वापस ले आता है। तो ऐसे भी डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सूटेबिलिटी आपका क्या है कि ये मेथड आपका वाइड एरिया कवरेज होता है, बट सिर्फ अंतर क्या है कि आपका पहले वाले मेथड में जो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है, इसमें आपका कम टाइम कंज्यूम होता है, सॉरी इसमें आपका कम टाइम कंज्यूम होता है और कम कॉस्ट भी आती है। बट आपका जो क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स है उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, बट डेटा उसमें इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग मेल्ड क्वेश्चनर का आंसर देना सही नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं क्या पूछ रहे होंगे, क्या नहीं पूछ रहे होंगे, और वो इसमें बोरिंग फील करते हैं। बट क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स में क्या है, वो जब सामने से जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और सामने वाले लोग क्या करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब ये है कि एक गुड क्वेश्चनर, जो हम क्वेश्चनर बना रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें क्वेश्चन रख रहे हैं अपने स्टडी के, एक गुड क्वेश्चनर कैसे हो सकती है। पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चनर जो बनाते हैं हम, एक फॉर्मेट जो बनाएंगे उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब कम से कम क्वेश्चन को हमें उसमें रखना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन रख देंगे तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, उनके आंसर नहीं देगा। दूसरा है सिंपलिसिटी, क्वेश्चन भी हमें इतने सिंपल रखने हैं कि लोग क्या करें, उसको आराम से समझ जाएं और उसके आंसर आराम से दे जाएं। अगर हम उसमें डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन रखेंगे तो आंसर उसको देना पॉसिबल नहीं होगा। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस जो आप दे रहे हैं उन क्वेश्चन का भी एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें कब उससे पूछना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उसको कभी भी पूछ ले, ऐसा नहीं है। पहले उसको एक नॉर्मल थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाया जाता है। फिर है आपका नॉन अनडिजायरेबल क्वेश्चन, साथ साथ क्या है उससे अनडिजायरेबल क्वेश्चंस को नहीं पूछना है, मतलब कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव या जो हमारे स्टडी से रिलेटेड नहीं है वो क्वेश्चन हमें उससे पूछना नहीं है। नॉन कंट्रोवर्शियल, साथ साथ है हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी आया दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में झगड़े हो जाए। जैसे हम उससे कुछ भी ऐसे कुछ भी पूछने लगे कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हो, ऐसा क्यों किया है तुमने, ये क्यों किया है, इसमें क्या होगा, हम लोगों के बीच में क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। तो इन्यूमरेटर्स और रिस्पोंडेंट दोनों में झगड़े हो सकते हैं। कैलकुलेशंस,
हमें ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं पूछने जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन की नीड हो। हमें एक नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि आपकी मंथली इनकम क्या बचता था। हमें ये नहीं पूछा कि मंथली इनकम आप कितनी है तो 1 साल में आपकी पूरी इनकम कितनी होगी, आप उसको टोटल करके बताइए। 5 साल में आपकी कितनी होगी, उसका टैक्स कितना लगेगा। हमें उससे क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन उससे हमें अवॉइड करने हैं। प्री टेस्टिंग पायलट सर्विस। प्री टेस्टिंग का मतलब ये है कि क्वेश्चन फाइनली रिस्पॉन्डेंट्स के पास भेजने से पहले हमें खुद से उसको एक बार टेस्टिंग करनी है कि क्या वो क्वेश्चन सही है या नहीं है। अगर कुछ नीड पड़ती है तो उसमें एडजस्टमेंट कर देंगे और अगर वो करेक्ट है तो फिर उसको ही वापस भेजा जाएगा। इंस्ट्रक्शन साथ ही साथ है, उसमें इंस्ट्रक्शन भी गिवन दिए जाएंगे कि आपका कैसे इसको फिल करना है, क्या क्या फिल करना है, ठीक है। साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा रहेगा कि आपके इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी रहेगी कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को नहीं दी जाएगी। साथ साथ उसमें कवरिंग लेटर रहेगा और साथ साथ उसमें आपको बताया जाएगा कि आपके इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है, हम आपके डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, हम उसमें ये भी मेंशन करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न साथ ही साथ क्या है, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वापस हमारे इसको भेज दीजिए, जो हमने क्वेश्चन है उसको वापस भेज दीजिए। रिकरेक्शन या क्रॉस वेरिफिकेशन साथ साथ हमें ऐसे क्वेश्चन भी रखने हैं कि पहले अगर हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो उसका आंसर करेक्ट उसने दिया या नहीं दिया है, उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं दोबारा। जैसे कि अगर हमने पहले पूछ दिया कि अपनी एज बताइए, उसने बता दिया कि एज हमारी है 23, ठीक है। हम दोबारा उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो अपने आप उसका कैलकुलेशन निकल आएगा कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। तो आपका ये है। फिर क्वेश्चन कैसे रखने चाहिए, तो क्वेश्चन ये है कि हमें सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन रखने चाहिए, इसके बाद थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन रखने चाहिए। ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन को हमें उसको बढ़ाना है। जैसे पहले रखना चाहिए सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन रखने चाहिए, जिसके MCQ टाइप क्वेश्चन रखने चाहिए, जिससे कि वो आंसर उनको आंसर दे सके, यस और नो में दे सके। सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सके कि आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं, आप मैरिड हैं या नहीं हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उनसे क्वेश्चन पूछें। या डू यू हैव कार, आपके पास कार है या नहीं है। फिर इसके बाद पूछेंगे उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले हम उससे पूछेंगे अल्टरनेटिव क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। फिर पूछेंगे मल्टीपल चॉइस का जिसके पास उसके पास चॉइस रहेंगी, वो उनका आंसर दे पाएगा। इसके बाद उससे पूछेंगे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन कि उससे हम इसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछना चाहेंगे, इस जो स्पेशल है, मतलब उससे पूछ सकते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, आपकी शादी हुई या नहीं हुई है, ये सब चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट पूछेंगे ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मतलब है कि हम स्टडी के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन उससे ओपनली पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि GDP ऐसी डाउन क्यों जा रही है, कोविड के लिए क्या सुझाव हैं, हम उससे ये बातें पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये जो ओपन माइंडेड क्वेश्चन हैं उनको हम पहले पूछ लें और उससे बाद में पूछें। तो हमें एक सीक्वेंस रखना पड़ता है कि किस क्वेश्चन को हमें कब पूछना है, ठीक है। अगर इस सीक्वेंस में फॉलो करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन मेथड है, क्वेश्चन है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग इन मेथड को सभी को पढ़िएगा, फिर अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे क्लास में पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और आता है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब यहाँ पे ये है कि डेटा विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो डेटा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट किए होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। हम केवल अपने स्टडी के पर्पज से उनको अपने पास लेके आते हैं। इसमें आप कहते हैं पब्लिश और अनपब्लिश्ड। पब्लिश का मतलब है कि वो डेटा जिनको कोई ऑफिशियल पब्लिश कर देती है अपने जर्नल में, अपनी कॉपी में, अपने पेजेस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट कर देती है, पब्लिश कर देती है। अनपब्लिश का मतलब है कि जो डेटा पब्लिश नहीं किए जाते हैं। पब्लिश में आप क्या जाते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट आ जाती है, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रिपोर्ट आएगी, WTO की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ठीक है। मतलब कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF है, WHO है, ठीक है, इन सब की जितनी भी इंफॉर्मेशन, उनकी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ जाते हैं, इसको बता दें क्या क्या है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन आपको बता दिए, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशन। जैसे आपको पता होगा जैसे कमेटी वगैरह बनाई जाती है किसी चीज़ को लेकर के, जैसे भी CBSE की कमेटी बनाई गई थी कि उन्हें बताना था कि रिजल्ट को कैसे डिसाइड करना है, तो कमेटी की रिपोर्ट भी अगर पब्लिश हो जाती है तो वो भी आपके लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा काम करेगी। जैसे आप लोगों ने डेटा कलेक्ट किए होंगे गूगल से कि कब एग्जाम को किस बेस पे करना थी, क्या सेकेंडरी सोर्स था, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके आपको बताए होते हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जैसे WTO वगैरह इनका है, और पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि आपका स्टेट डिपार्टमेंट है, NCERT है, उसके डेटा भी आपको क्या है आपके काम आते हैं सेकेंडरी सोर्स के रूप में। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, या जर्नल और पेपर्स हैं। इसके बाद आपका है अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड में ये है कि ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको पब्लिश नहीं किया जा सकता है, वो प्राइवेट रूप में वर्क करते हैं। तो अब आप इनको पढ़िएगा, फिर इनमें जो डाउट होता है आप उनसे पूछेंगे, ठीक है।